What's up guys, welcome back to the channel. This is Kushi, your friend, well wisher and mentor as well. आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज। तो बिना डिले किए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि प्रॉफिट का क्या रोल होता है किसी भी बिजनेस में। तो हम वन बाय वन समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रॉफिट इज द प्राइमरी गोल। बेटा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस का जो प्राइमरी गोल होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। और इसके बिना, विदाउट प्रॉफिट, लॉन्ग रन सर्वाइवल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम शॉर्ट रन में तो सर्वाइव कर सकते हैं, हो सकता है हम 1 महीने या 2 महीने सर्वाइव कर लें, लेकिन क्या हम लॉन्ग रन में विदाउट प्रॉफिट सर्वाइव कर सकते हैं? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक्सपेंसेस को कवर करना, कि रेवेन्यू से एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं, वो इनफ नहीं होता। मार्केट में बहुत से कॉम्पिटिशन्स को फेस करना पड़ता है, काफी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ, अडोप्टेशन के साथ हमें चलना पड़ता है। तो उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की काफी जरूरत होती है, और प्रॉफिट की ना होने की वजह से हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज का लैक जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम लॉन्ग रन सर्वाइव बिना प्रॉफिट के नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं लिखा क्या है। Profit is the main objective of every business. It ensures smooth functioning and justifies the existence of the enterprise. Without profit, a business cannot survive in the long run. बिना profit के कोई भी business long run में survive नहीं कर सकता। Second है reward for risk taking. अब मैम reward for risk taking से क्या मतलब है? Reward for risk taking का मतलब है बेटा, जो एंटरप्रेन्योर हमारे बिजनेस में काम कर रहा होता है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा होता है, वो हमारे बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करवाने के लिए और हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बहुत सी रिस्क फेस करता है। मार्केट रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी, दोनों ही रिस्क वो फेस करता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होता है वो उस एंटरप्रेन्योर के लिए एज अ रिवॉर्ड एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? एज अ रिवॉर्ड एक्ट करता है। किसके लिए? एंटरप्रेन्योर के लिए। क्या? प्रॉफिट। ठीक है, तो समझ गए रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग क्या है। जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो हम एंटरप्रेन्योर के लिए, जो बिजनेस में काम कर रहा है उसके लिए रिवॉर्ड की तरह काम करेगा। किस चीज का रिवॉर्ड? रिस्क टेकन के रिवॉर्ड, जो उसने रिस्क लिया है मार्केट में भी और फाइनेंशियल रिस्क भी जो उसने लिया है, उसको रिवॉर्ड की तरह एक्ट करेगा। तो अब पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। Profit acts as a reward for the entrepreneur who takes financial and market risk. It motivates them to invest and work harder. और ये इन्वेस्ट करने में, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट और हार्ड वर्क करने में भी जो एंटरप्रेन्योर है उसको मोटिवेट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब मैम सर्वाइवल एंड ग्रोथ से क्या मतलब? देखो किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है? बिजनेस को एक्सपांड करने में मदद करता है, टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने में मदद करता है, कि हम न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर सके और टाइम के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। प्रॉफिट इन चीजों में हमारी मदद करता है। तो प्रॉफिट सर्वाइवल के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन ग्रोथ विदाउट प्रॉफिट इम्पॉसिबल है। सर्वाइवल तो हम शॉर्ट रन में हो सकता है कर भी, लेकिन क्या ग्रोथ कर सकते हैं विदाउट प्रॉफिट? इट इज इम्पॉसिबल। हम कितने भी परफेक्शनिस्ट क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन विदाउट प्रॉफिट हम बिजनेस, कोई भी बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सकता। अब देखते हैं यहाँ लिखा क्या है। प्रॉफिट हेल्प्स द बिजनेस टू एक्सपांड, बिजनेस को बढ़ने में मदद करता है। अपग्रेड टेक्नोलॉजी एंड फेस कंपटीशन, टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने में, मतलब न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ चलने में और मार्केट में जो कंपटीशन है उसको फेस करने में भी प्रॉफिट क्या करता है? मदद करता है। इट सपोर्ट्स री इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। देखो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तो सपोर्ट करता ही है, उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है, इंप्रूव करता है। अब सस्टेनेबिलिटी से क्या मतलब होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी रिसोर्सेस, या तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज, किसी भी टाइप का रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं, वो हम यूज करें, उसका वेस्ट ना करें, क्योंकि हमारे वेस्टेज की वजह से जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है कहीं ना कहीं उसको रिसोर्सेज की कमी देखनी पड़ सकती है। तो ये हमारा कर्तव्य होता है, इसको हमें चेक करना पड़ता है कि हम जो रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं उनका वेस्टेज ना हो, जिससे कि हमारी वजह से फ्यूचर जनरेशन को इस चीज की कमी ना फेस करनी पड़े। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी। इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी से हमारा मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब रेगुलरली प्रॉफिट हो रहा है, तो रेगुलरली प्रॉफिट की तरफ जा रहा होता है, ग्रोथ की तरफ जा रहा होता है, तो वो ये इंडिकेट करता है, इससे पता
है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग कर रही है वो भी साइंटिफिक है, एकदम सही डिसीजन मेकिंग है। और दूसरा इसकी जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ फंक्शनिंग है, स्मूथली बिजनेस रन कर रहा है, एम्प्लॉयज भी अच्छे हैं, पॉलिसी मेकिंग भी अच्छी है। तो ये किसका इंडिकेटर होता है? एफिशिएंसी का इंडिकेटर होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं लिखा क्या है। प्रॉफिट रिफ्लेक्ट्स हाउ एफिशिएंटली अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड, कितनी एफिशिएंटली कोई बिजनेस मैनेज हो रहा है ये रिफ्लेक्ट करता है प्रॉफिट। अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इज यूजुअली अ साइन ऑफ गुड डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल से मतलब क्या है कि हम कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि चारों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क से हम क्या समझते हैं? देखो बेटा, बिजनेस रिस्क का मतलब भी होता है लॉस सफर करने का चांस। क्या मतलब होता है लॉस सफर करने का चांस? मैम क्या मतलब? मतलब कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये चांस होता है कि हम लॉस सफर कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट लॉस गारंटी के साथ नहीं बना होता है कि नहीं यहाँ लॉस का रिस्क नहीं है। तो जो लॉस होने का रिस्क होता है वही क्या कहलाता है? बिजनेस रिस्क। ठीक है, वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं लिखा क्या है। फर्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। देखो, बिजनेस रिस्क मीन्स द चांस ऑफ सफरिंग लॉस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस रिस्क का मतलब ही क्या होता है? चांस ऑफ सफरिंग लॉस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स। अब मैम अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स का क्या मतलब है? जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते बेटा, कि इनकी वजह से भी हमारे बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में हम लॉस की तरफ जा सकते हैं, लॉस फेस कर सकते हैं। कैसे अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स? जैसे कि हो सकता है एकदम से डिमांड कम हो जाए प्रोडक्ट की। तो क्या हमने पहले से सोचा होता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी? कोई नेचुरल कॉज हो जाए, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, उससे भी रिस्क बहुत ज्यादा होती है लॉस की, तो उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो ये किस में आ जाती है? अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कॉजेज ऑफ रिस्क। देखो, कॉजेज ऑफ रिस्क में मेनली हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। तीन कौन कौन सी चीजें? एक तो होता है, देखो, वन इज नेचुरल कॉज, सेकंड वन इज ह्यूमन कॉज एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिकल कॉज। वन बाय वन समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बोला था नेचुरल कॉज। अब नेचुरल कॉज से क्या मतलब है? नेचुरल कॉजेज का मतलब फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, या फिर अर्थक्वेक आ गया। अब इसको कोई रोक तो सकता नहीं है, ये भी क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है भाई, इसको कोई नहीं रोक सकता। और ना ही इससे हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लॉस रोक सकते हैं। क्या रोक सकते हैं? नहीं, ये हमारे हाथों में नहीं होता। तो ये तो किसमें आ गए? नेचुरल कॉज में। सेकंड है हमारा ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज से क्या मतलब है मैम? देखो, एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे बैठ जाए तो एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि जब काम ही नहीं कर रहे होंगे तो हम ग्रोथ की तरफ कहाँ जा रहे होंगे? तो वो भी इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? हमारा लॉस हो रहा होता है। सेकंड ह्यूमन कॉज में आ जाता है कि चोरी हो गई। अब चोरी देखो भगवान तो करते नहीं, इंसान ही करता है, इसलिए वो किसमें आता है? ह्यूमन कॉज में। अब चोरी हो गई तो क्या इसको हम रोक सकते हैं? नहीं, बाद में जरूर हम इसको कवर कर सकते हैं अगर हमारे पास इंश्योरेंस है तो। लेकिन बेटा सडनली तो ये हो जाता है ना, तो सडनली रिस्क तो होता है। एंड थर्ड इकोनॉमिकल कॉज। इकोनॉमिकल कॉज का मतलब होता है डिमांड का गिर जाना या फिर प्राइस का चेंज होना। देखो, प्राइस के चेंज होने से भी कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा डिमांड का ही गिर जाना कि किसी वजह से हमारी डिमांड फॉल हो गई है। या तो देखो, दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है, प्राइस के बढ़ने से भी डिमांड फॉल हो सकती है, और ये एक ही सिर्फ रीजन नहीं है डिमांड के फॉल होने का। डिमांड फॉल होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि कस्टमर को कोई दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आने लगा हो सकता है कि उसको जिस प्रोडक्ट के बारे में पहले ना पता हो और उसको हमसे ज्यादा प्रोडक्ट वो पसंद आने लगा हो। तो डिमांड फॉल के कई भी रीजन हो सकते हैं, एक रीजन कोई भी यहाँ पर्टिकुलर नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं लिखा क्या है। रिस्क अराइज फ्रॉम नेचुरल कॉजेज, फ्लड, अर्थक्वेक, ह्यूमन कॉजेज, थेफ्ट, एम्प्लॉय स्ट्राइक, और इकोनॉमिक कॉजेज, प्राइस चेंज या फिर डिमांड फॉल। तो रिस्क किन चीजों के वजह से आ सकते हैं? कॉजेज क्या है रिस्क के? एक तो नेचुरल कॉज, सेकंड ह्यूमन कॉज एंड थर्ड इकोनॉमिकल कॉज। ठीक है, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। देखो, थर्ड पॉइंट है हमारा कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। मैम कैन नॉट बी एलिमिनेटेड से क्या मतलब है? बेटा, बिजनेस रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप कितने भी परफेक्शनिस्ट क्यों ना हो, आप सालों से बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, आप एक
बचपन से बिजनेस में इन्वॉल्व क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपने कितनी ही अच्छी डिग्री ली हो, आप बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिनिमाइज कर सकते हो अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजीज लगाकर, इंश्योरेंस के थ्रू, फोरकास्टिंग के थ्रू, लेकिन उसको हटा नहीं सकते। अब मैम फोरकास्टिंग का क्या मतलब है? फोरकास्टिंग का मतलब बेटा अपनी पास्ट की चीजों को देखकर और अपनी प्रेजेंट की चीजों को देखकर फ्यूचर के बारे में अजम्पशन अज्यूम करना, फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज से लॉस हो सकता है या फिर किस चीज से ग्रोथ की तरफ हमारा ऑर्गेनाइजेशन जा सकता है। तो जो हम अज्यूम करते हैं फ्यूचर के बारे में, वो क्या होता है? फोरकास्टिंग। किसके बेसिस पर? पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पर। ठीक है, तो फोरकास्टिंग के थ्रू, अच्छी स्ट्रेटजीज के थ्रू और इंश्योरेंस के थ्रू हम उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्क हम खत्म नहीं कर सकते। इस रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ कम किया जा सकता है। देखते हैं लिखा क्या है। देखो, रिस्क आर अनअवॉइडेबल, ये अनअवॉइडेबल है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट दे कैन बी मिनिमाइज थ्रू प्लानिंग, फोरकास्टिंग, इंश्योरेंस एंड स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजीज। स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजीज के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, फोरकास्टिंग के थ्रू एंड इंश्योरेंस के थ्रू हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एनकरेजेस इनोवेशन। देखो, एनकरेजेस इनोवेशन का क्या मतलब होता है? रिस्क होने का एक बहुत ही एडवांटेज है यहाँ पर इस पॉइंट में कि जब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क होता है, उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट पर जो लोग बैठे होते हैं वो अब इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ जा रहे होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं, देखते हैं चीज़ों को कि मार्केट में चीज़ें कैसे चल रही है, हम कैसे कॉम्पिटिशन फेस कर सकते हैं। तो ये रिस्क होने का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है कि रिस्क बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ लेकर जाता है और जो बिजनेस होता है वो बहुत जल्दी ग्रोथ की तरफ जाता है, क्योंकि बिना इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अगर हम टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज़ नहीं करेंगे, बिजनेस में इनोवेशन नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं उससे भी इनडायरेक्टली लॉस में जा रहे होंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो हो रहा होगा लेकिन हो सकता है जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा होगा और हम कहीं ना कहीं हम उसी प्रॉफिट में सेटिस्फाइड होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। देखते लिखा क्या है। फेसिंग रिस्क pushes business to innovate and adopt better practices. It helps develop resilience and long-term strategies. Long-term strategies को भी डेवलप करने में रिस्क हमारी मदद करती है। ठीक है, तो आई होप ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। कॉमर्स की हमारे इंडिया में हिस्ट्री क्या थी, कैसा कॉमर्स था उस टाइम पे। अब मैम कॉमर्स से क्या मतलब है? ये जो हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं ये कॉमर्स नहीं, कॉमर्स मतलब हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कॉमर्स को। कॉमर्स में दो चीज़ें आती है, एक तो ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो वो क्या होता है? ट्रेड। और सेकेंड क्या है? एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का क्या मतलब? वो सर्विसेज जो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, वो किस में आती है? एड्स टू ट्रेड में। तो इन दोनों चीज़ों का हमारे इंडिया में हिस्ट्री क्या थी, पुराने टाइम पे ये दोनों चीज़ें कैसे चल रही थी, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लिखा क्या है। एंशियंट ट्रेड लिंक्स। इंडिया हैड अ वेल डेवलप्ड ट्रेड नेटवर्क इन एंशियंट टाइम्स थ्रू लैंड and sea routes. It traded with countries like Rome, China and Arabia. एंशियंट टाइम में हमारा इंडिया एक बहुत ही वेल डेवलप्ड ट्रेड नेटवर्क के साथ जो है बिलोंग करता था। जो ट्रेड नेटवर्क है हमारे इंडिया का काफ़ी अच्छा था, लैंड रूट्स के थ्रू भी और सी रूट्स के थ्रू भी। और जो हमारा इंडिया है उसने किन किन कंट्रीज़ के साथ मेजर जो है ट्रेड किया है, वो है अरेबिया, चाइना एंड रोम। इन कंट्रीज़ के साथ मेजरली इंडिया ने ट्रेड किया हुआ है। तो हमारा इंडिया का काफ़ी वेल डेवलप्ड, काफ़ी अच्छा उस टाइम पे ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा था। सेकेंड पॉइंट है मेजर एक्सपोर्ट्स। देखो, हमारे इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनके लिए हमारा भारत उस टाइम पर जाना जाता था। इंडिया वॉज नोन फॉर दीज प्रोडक्ट्स। अब वो कौन कौन सी चीज़ें थी? देखो, चार चीज़ें थी। फर्स्ट स्पाइसेस, सेकेंड वन इज कॉटन, सिल्क एंड हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स का क्या मतलब होता है? जो हमारे इंडिया के लोग हाथों से कोई भी चीज़ें तैयार कर रहे होते थे, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते थे अपने हाथों से, उसमें कोई भी मशीनरी का यूज़ नहीं होता था, तो वो किस चीज़ में काउंट होते थे? हैंडीक्राफ्ट्स में। तो इन चारों चीज़ों का मेजर एक्सपोर्ट करता था इंडिया और इन चारों चीज़ों के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था। और ग्लोबली, ना कि कुछ देश बल्कि ग्लोबली हमारे इन चारों प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड थी और काफ़ी अच्छा हम उस टाइम पर इन चीज़ों का ट्रेड कर रहे थे। India was known for exporting spices, cotton, silk and handicrafts. These goods were in high demand across the world. सारी दुनिया में ये जो चारों चीज़ें थी हमारे इंडिया की, वो हाईली डिमांडेड थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स।
देखो हमारे इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स थे उस टाइम पे। कौन से ट्रेडिंग पोर्ट्स थे जहाँ से हमारा इंडिया, वो ट्रेडिंग पोर्ट्स, 3 ट्रेडिंग पोर्ट्स थे देखो, एक तो बॉम्बे, एक कैलकट और एक सूरत, सूरत जो कि गुजरात में आता है। तो ये 3 ट्रेडिंग पोर्ट्स ने हमारे इंडिया को ग्लोबली मार्केट के साथ कनेक्ट कर रखा था काफ़ी अच्छे से। तो ये मेजर हमारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स थे। हम मोस्टली ट्रेड यहीं से करते थे, जब कोई प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते थे तो वो भी यहीं से होता था, इन तीनों पोर्ट्स में से किसी एक में से। और जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते थे तो वो भी मोस्टली यहीं होती थी। तो ये क्या थे, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स थे हमारे इंडिया के एंशियंट टाइम में। देखते हैं लिखा क्या है। Ports like Surat, Calcutta and Bombay were important centers for trade. They connected India to global markets. इन्होंने इंडिया को ग्लोबल मार्केट्स के साथ कनेक्ट कर रखा था। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिशर्स के आने का हमारे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ब्रिटिशर्स ने आकर हमारे इंडिया में क्या किया। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला जो हमारे इंडिया में इम्पैक्ट पड़ा था वो ये था कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने हमारे इंडिया का ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। पहले हमारा इंडिया क्या कर रहा था, फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा था, स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटन एंड सिल्क। अब इन लोगों ने आकर हमारे इंडिया के ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को चेंज क्या कर दिया कि अब हमारा इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स कहाँ से करेगा, ब्रिटिशर से। जो कि हमारा खुद इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था वो उसे अब इंपोर्ट कहाँ से करना पड़ेगा, ब्रिटिशर से। लेकिन हम मान क्यों रहे थे इनकी चीज़ें, क्योंकि भाई उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। वो लोग उन लोगों का जो बोलते थे हमें मानना पड़ता था, क्योंकि वो रूलर थे उस टाइम पे इंडिया के। तो उन्होंने ये 2 चीज़ें बहुत ही गलत की थी हमारे इंडिया के साथ और इसका इम्पैक्ट काफ़ी गलत पड़ा था। इनकी वजह से हमारी जो इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, काफ़ी लॉस फेस कर रही थी। और जो ब्रिटिशर्स इकोनॉमी थी, ब्रिटिश की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ग्रोथ की तरफ जा रही थी। देखते हैं लिखा क्या है। ब्रिटिशर्स चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ट्रेड। इंडिया बिकम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बन गया था इंडिया। एन इम्पोर्टर ऑफ ब्रिटिश गुड्स का इम्पोर्टर बन गया, विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ लोकल इंडस्ट्री। जिसकी वजह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी इंडिया की वो काफ़ी डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। डिक्लाइन मतलब लॉस की तरफ जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया में आने के बाद, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा था। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ हमारा चैप्टर होता है आज समाप्त। तो अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं वहाँ पर आपको 110% आपको डाउट सॉल्व करूँगी। और आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।